मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 जो है इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले पीरियोडिक टेबल का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि पीरियोडिक टेबल जो है इसके अंदर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की इंक्रीज की बेस पे जो है वो हमने डिवाइड किया हुआ है और ऑलमोस्ट हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर और इन एलिमेंट्स को हमने फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है पीरियोडिक टेबल में विद द हेल्प ऑफ 18 ग्रुप्स, जिसमें से 10 ग्रुप्स जो हैं वो बी कैटेगरी के हैं और 8 ग्रुप्स जो हैं उसमें ए कैटेगरी के हैं जिसमें नॉर्मल एलिमेंट्स शामिल हैं। 7 पीरियड्स हैं टोटल और 4 ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। हमने इन नॉर्मल एलिमेंट्स की जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, जिसके अंदर जो है वो हम एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको देख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियाई जो है दिस इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन लास्ट और वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस। एटॉमिक रेडियाई जो है ये नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है, पीरियड में डिक्रीज होता है, जबकि आपने याद रखना है कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो नोबल गैसेस के लिए डिक्रीज होने के बजाय स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है कंप्लीशन ऑफ शेल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। सो दिस इज एक्सेप्शन केस इन एटॉमिक रेडियाई। उसके बाद हम बात करेंगे जी अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये वो एनर्जी की वो अमाउंट है जो हमें रिक्वायर होती है किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो आपने याद रखना है कि आयोनाइजेशन जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एटॉमिक साइज के साथ इनवर्स, शील्डिंग इफेक्ट के साथ इनवर्स, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। न्यूक्लियर चार्ज के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज करती है, पीरियड में इंक्रीज करती है, जबकि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को अगर एग्जांपल बना के इसके ट्रेंड को डिस्कस किया जाए तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा 3A वालों से ज्यादा होती है, जबकि 5A की आयोनाइजेशन एनर्जी 6A से ज्यादा होती है। और इसकी रीजन ये है कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। 2A जो है ये NS2 कंप्लीट सब शेल होता है इसलिए स्टेबल होता है, जबकि 5A जो है ये हाफ फील्ड होता है जिसमें P के 3 ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रेटर स्टेबिलिटी की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 6A से ज्यादा होगी। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली अट्रैक्शन है शेयर्ड पेयर के लिए किसी बॉन्डेड एटम की। तो बॉन्डेड एटम जब अपने शेयर्ड पेयर्स को अट्रैक्ट करता है इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये साइज के साथ इनवर्स होती है। याद रखना है कि ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमेशा डिक्रीज करती है, जबकि पीरियड के अंदर जो है वो इंक्रीज करती है साइज की वजह से। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नोबल गैसेस पे अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने याद रखना है कि दिस इज टेम्परेचर वैल्यू दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल स्टेट चेंज, मेल्टिंग फॉर कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड एंड बॉइलिंग फॉर वेपर्स, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है, फैक्टर लगता है पैकिंग का। स्ट्रॉन्ग पैकिंग वाले जो कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट आमतौर पर ज्यादा होते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि मेटल्स जो हैं ग्रुप के अंदर इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है 1-2 ग्रुप को ले सकते हैं और नॉन मेटल्स के लिए ग्रुप 7 यानी हैलोजन्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पीरियड 3 के एलिमेंट्स के मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का सबसे ज्यादा, उससे कम एल्यूमिनियम। ये चेन कोवेलेंट बॉन्ड रखने की वजह से ऐसा होगा। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम का इसलिए ज्यादा होगा कि ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। एल्यूमिनियम 2, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 3, मैग्नीशियम 2, सोडियम 1। उसके बाद
सल्फर जो है वो 6 ग्रुप में आता है, मगर इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फास्फोरस से ज्यादा होता है क्योंकि सल्फर S8 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहता है, लार्जर साइज है, ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी है। फास्फोरस P4 फॉर्म में रहता है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सबसे उससे कम क्लोरीन और सबसे कम आर्गोन का होगा। और बॉइलिंग पॉइंट के केस में एल्यूमिनियम आगे आ जाएगा, सिलिकॉन पीछे चले जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा होगा पीरियड 3 के अंदर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी कंडक्टिविटी। तो हीट और करंट कंडक्ट करने की जो सलाहियत है किसी एलिमेंट की उसे कंडक्टिविटी कहते हैं। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या जितनी इजीली फ्लो कर सकेंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी सब्सटेंस के अंदर। उसके बाद बच्चों अगर हम कंडक्टिविटी जो है उसका ग्रुप के अंदर ट्रेंड डिस्कस करें तो ये इंक्रीज होती है, जबकि पीरियड के अंदर कंडक्टिविटी जो है वो आपने याद रखना है कि ये जो है सोडियम से लेकर एल्यूमिनियम तक इंक्रीज करेगी, मगर एल्यूमिनियम के बाद जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लिहाजा वो इंसुलेटर होंगे या नॉन कंडक्टर्स होंगे। और एल्यूमिनियम तक इसलिए इंक्रीज कर रही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी। सोडियम के पास 1 है, मैग्नीशियम के 2 हैं, जबकि एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चों रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी रिएक्शन विद वाटर। तो पीरियड 3 के जितने एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको एनलिस्ट कर लें तो उसमें हमारे पास जो है वो पीरियड नंबर 3 में आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन, ये एलिमेंट्स जो हैं ये शामिल हैं पीरियड 3 के अंदर। ये तमाम एलिमेंट्स एक्सेप्ट आर्गोन ये सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और अपने अपने हाइड्रो ऑक्साइड बना लेंगे। तो आपने याद रखना है कि इसमें ये 3 एलिमेंट्स जो हैं सल्फर, फास्फोरस और आर्गोन ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बाकी एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे यानी इन चारों के हाइड्रो ऑक्साइड बनेंगे जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। और इसमें हर एलिमेंट जो है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तादाद उसकी वैलेंसी के मुताबिक होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। तो सोडियम जो है वो 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, जबकि सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड होगा। आपने याद रखना है कि पहले 2 हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड स्लाइटली एसिडिक है। तमाम पीरियड 3 के एलिमेंट्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जबकि क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें जी रिएक्शन विद क्लोरीन। पीरियड 3 के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अपने अपने हैलाइड्स बनाते हैं अपनी वैलेंसी के मुताबिक। मेटेलिक हैलाइड जॉइंट होते हैं, आयोनिक होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जबकि नॉन मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं वो सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर रखने वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं और वो लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। उसके बाद हम इन्हीं एलिमेंट्स का जो है वो डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो पीरियड 3 के एलिमेंट्स सबके सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है वो अपनी ऑक्साइड फॉर्मेशन करेंगे अपनी अपनी वैलेंसी के मुताबिक। ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड जो है जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम है वो बेसिक इन नेचर होंगे, जॉइंट होंगे, जबकि नॉन मेटेलिक जिसके अंदर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे ये सिंपल होंगे और एसिडिक होंगे। जबकि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बच्चों एम्फोटेरिक इन नेचर है। जब सल्फर को बर्न किया जाएगा पीरियड 3 में से तो ऑरेंज फ्लेम होगा, बाकी सब का जो है वो अदर्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका व्हाइट फ्लेम होगा। उसके बाद बच्चों हमने बात करनी है हाइड्रोक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 के ऊपर। सोडियम और मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड बेसिक होगा, जॉइंट होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा, एसिड्स की न्यूट्रलाइजेशन करके साल्ट बनाने की सलाहियत रखते हैं। जबकि तीसरा हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को भी, बेस को भी। जबकि फास्फोरस का हाइड्रोक्साइड होता है H3PO4, सल्फर का H2SO4 और क्लोरीन का HClO4। तो यहां से दिख रहा है कि ये सारे हाइड्रोक्साइड एसिडिक हैं, कोवेलेंट कंपाउंड हैं,
एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक होने की वजह से वाटर में डिसॉल्व होंगे और बेसिस को न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि पीरियड 3 में मूव करते हुए शुरू में बेसिक ऑक्साइड आते हैं, दरमियान में एम्फोटेरिक आते हैं और आखिर पर जो है ये आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक। लिहाजा इनका करेक्टर बेस स्ट्रेंथ कम होगी और एसिड स्ट्रेंथ जो है वो लेफ्ट से राइट इंक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे जी अबाउट ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। इसमें सोडियम लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम शामिल हैं। हाइड्रोजन भी इसी ग्रुप का हिस्सा होता है मगर उसे अल्कली मेटल नहीं कंसीडर किया जाता। जबकि लिथियम जो है ये लेस मेटेलिक एलिमेंट है, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और मोस्ट मेटेलिक इसमें सीजियम होता है। हम इसकी अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करें तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स का रेडियाई, डेंसिटी, रिएक्टिविटी, मेटेलिक करैक्टर जो है ये इंक्रीज होगी टॉप टू बॉटम। जबकि डेंसिटी के अंदर एक एक्सेप्शनल केस है कि सोडियम की डेंसिटी पोटासियम से ज्यादा होगी क्योंकि पोटासियम के 4/3 शेल के अंदर 3D एम्प्टी सब शेल शामिल होने की वजह से वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है जिसकी वजह से डेंसिटी ड्रॉप कर जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट साइज से क्योंकि इनका ताल्लुक होता है, साइज बढ़ता है तो ये प्रॉपर्टीज डिक्रीज कर जाती हैं। सो इनको आपने याद रखना है कि these values decrease top to bottom and these values increase top to bottom। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा जबकि सोडियम परऑक्साइड बनाएगा। पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। लिथियम जो है इसका जनरल फॉर्मूला M2O होगा नॉर्मल ऑक्साइड का, परऑक्साइड M2O2 होगा जबकि MO2 जो है ये सुपर ऑक्साइड है। नॉर्मल ऑक्साइड में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, परऑक्साइड में -1 जबकि सुपर ऑक्साइड में -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी रिएक्शन विद वाटर ऑफ दीज ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, परऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड भी रिलीज करेगा जबकि सुपर ऑक्साइड जो है ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन परऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो आपने याद रखना है कि इन रिएक्शंस की ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आप वाटर की जगह पे डाइल्यूट एसिड ले लेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनने के बजाय साल्ट बन जाएगा। मसलन यहाँ HCl ले लेता हूं तो मेटल का क्लोराइड साल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1A कंपाउंड। तो आपने याद रखना है कि लिथियम के कंपाउंड्स जो हैं ये काफी अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है ग्रेटर चार्ज और लोअर साइज की वजह से। लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट अप करेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा, वाटर रिलीज होगा। लिथियम कार्बोनेट को हीट अप करेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। लिथियम नाइट्रेट को हीट अप करेंगे तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। जबकि ग्रुप 1 के अदर ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स डीकंपोज नहीं होते। नाइट्रेट्स को हीट अप किया जाए तो ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होते हैं, लिहाजा लिथियम नाइट्रेट कंप्लीटली डीकंपोज होगा जबकि अदर नाइट्रेट्स जो है वो पार्शियली डीकंपोज होंगे। तो कहा जा सकता है कि लिथियम का नाइट्रेट लेस स्टेबल जबकि अदर जो है वो मोर स्टेबल होंगे ड्यू टू पार्शियल डीकंपोजिशन। उसके बाद हम बात करेंगे जी अबाउट ग्रुप नंबर 1 फ्लेम टेस्ट की। हम डिफरेंट एलिमेंट्स को और उनके साल्ट्स को हीट अप करके फ्लेम के कलर से इंडिकेट कर सकते हैं। इंडिकेशन के दौरान ये होता है कि जब आप हीट अप करते हैं तो एलिमेंट्स के वेरियस इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, फिर वो लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। रिलीज होने वाली एनर्जी जो है वो स्पेसिफिक फ्लेम कलर जनरेट करती है। लिथियम जो है वो रेड फ्लेम देता है, सोडियम येलो फ्लेम देता है, पोटासियम वायलेट फ्लेम देता है जबकि रुबिडियम जो है रेडिश जो है वो कलर देता है रेडिश वायलेट जबकि सीजियम जो है ये ब्लू कलर का फ्लेम बनाता है। उसके बाद लिथियम जो है ये अपने ग्रुप में सबसे डिफरेंट एलिमेंट होता है बच्चों। ये स्मॉलेस्ट साइज एलिमेंट होता है, हाईएस्ट चार्ज टू साइज रेशो होती है इसकी। ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की सलाहियत रखता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की सलाहियत रखता है, इसमें हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह से आपने याद रखना है कि ये मेटेलिक
एसिटलाइट्स बनाने की भी सलाहियत नहीं रखता, मेटेलिक एसिटलाइट्स नहीं बना सकता, ये याद रखना है। इसी तरह से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अफिनिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। उसके बाद अगर हम रिएक्शंस के हवाले से बात करें तो ये कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करेगा, जबकि इसके ओवरऑल जो रिएक्शंस हैं ये स्लो होते हैं। इसके कंपाउंड जो हैं ये लीस्ट स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो है बच्चों, इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। ये बेरिलियम से स्टार्ट होते हैं, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम शामिल हैं। इन एलिमेंट्स का रेडियाई, डेंसिटी, रिएक्टिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, जबकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अफिनिटी, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेंगे। और इसमें जिस तरह से ग्रुप 1 में पोटासियम का, डेंसिटी का, उसी तरह से मैग्नीशियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का लोएस्ट जो है वो केस है, आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन विद वाटर। तो आपने याद रखना है कि ग्रुप 2 में से बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि अदर मेटल जो हैं वो वाटर से रिएक्ट करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी। मैग्नीशियम का बिहेवियर अपने केमिकल रिएक्शंस के अंदर स्लाइटली डिफरेंट है कि अगर आप कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन अगर हॉट वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो ये मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। दिस इज एक्सेप्शनल केस ऑफ मैग्नीशियम आउट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स का ऑक्सीजन से या एयर से रिएक्शन। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि स्ट्रांशियम और बेरियम जो हैं ये पर ऑक्साइड बनाते हैं एयर के साथ रिएक्ट करके। उसके बाद हम बात करेंगे जी मैग्नीशियम के अंदर एक एक्सेप्शनल केस है कि जब आप मैग्नीशियम का एयर से रिएक्शन करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देगा। उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ विद हैलोजन्स ऑफ ग्रुप 2। तो आपने याद रखना है कि ग्रुप 2 के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक हैलाइड्स जो हैं वो बनाते हैं। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर होता है और ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। नेक्स्ट जो है वो फिर हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे।